पूजा, तुम्हारी हालत तो और खराब लग रही है। चलो मैं अभी गांव के वैद्य को बुला लाता हूँ। नहीं राजू, अब गांव के वैद्य से कुछ नहीं होगा। मेरी बीमारी अब बढ़ चुकी है। तो फिर क्या करें? मैं क्या करूं पूजा, तुम बस बताओ, मैं सब करूंगा। राजू, हमारी सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं है, हमारी गरीबी है। तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन क्या मिला? ना अच्छा खाना, ना अच्छा इलाज, ना एक सुरक्षित जिंदगी। तो तुम कहना क्या चाहती हो पूजा? तुम्हें शहर जाना होगा, काम करने, पैसे कमाने, वरना एक दिन ये बीमारी मुझे तुमसे छीन लेगी। नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं। तो फिर साबित करो। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? लेकिन पूजा, मैं तो कभी गांव से बाहर गया ही नहीं। मुझे शहर की भीड़, लोग कुछ समझ नहीं आएगा। मेरा दिल कैसे लगेगा वहां? दिल से पेट नहीं भरता राजू, और अगर तुम यही रहे तो शायद जल्द ही तुम्हारा ये दिल मुझे खो देगा। ऐसा मत बोलो पूजा, तुम कह रही हो ना, तो मैं जाऊंगा। कल ही सुबह होते ही शहर चला जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा इलाज कराऊंगा। पूजा धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, बाहर से कमजोर, अंदर से जीत चुकी। सुबह का समय, शहर की भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर, लोगों की भागदौड़। गांव का सीधा साधा रामू पहली बार शहर आया था। उसे नहीं पता था यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक मतलब छुपा होता है। रामू इधर उधर देखता हुआ चलता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ती है। दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था, बिरजू। बिरजू की नजर जैसे ही रामू पर पड़ती है, वो तुरंत समझ जाता है, नया शिकार। भाई साहब, यहाँ कहीं रहने की जगह मिल जाएगी क्या? मैं नया हूँ शहर में। अरे क्यों नहीं मिलेगी भाई, शहर में पैसे हो तो सब मिलता है, रहने की जगह भी और काम भी। मैं काम की तलाश में आया हूँ, और अगर रहने की भी जगह मिल जाए तो। बिरजू तुरंत उंगली से पीछे की तरफ इशारा करता है। देख रहे हो वो दुकान? ये मेरी ही है। सामने दुकान और पीछे रहने का पूरा इंतजाम। एकदम बढ़िया जगह है। रामू ध्यान से देखता है। छोटी सी दुकान, लेकिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं। सच में? कितने की है ये? वैसे तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है मेहनती आदमी हो। चलो सिर्फ 400 में दे देता हूँ। रामू चौंक जाता है। इतना सस्ता? गांव में तो इतनी जगह का सपना भी नहीं देखा। वो कुछ देर चुप रहता है। दिमाग और दिल की लड़ाई चल रही होती है। लेकिन इतनी सस्ती क्यों दे रहे हो आप? अरे भाई, मुझे थोड़ी जल्दी है, घर जाना है, कुछ जरूरी काम है, वरना मैं तो इसे हजारों में बेचता। और सच बताऊं, मुझे तुम पर भरोसा हो गया है। तुम जैसे सीधे आदमी को देना ही सही है, कोई धोखा नहीं करोगे। ठीक है भाई, अगर आप इतना भरोसा कर रहे हो तो मैं भी मना नहीं करूंगा। वो अपनी जेब से पैसे निकालता है। हाथ थोड़ा कांप रहा होता है। ये लीजिए, पूरे 400 रुपए। आज से ये दुकान मेरी। बिरजू झट से पैसे पकड़ लेता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। बिरजू जल्दी जल्दी वहां से निकलता है और भीड़ में गायब हो जाता है। रामू अभी भी दुकान के बाहर खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में नए सपने। तभी अचानक अंदर से एक मोटा सा आदमी गुस्से में बाहर आता है। सेठ। अरे ओ, कौन हो तुम? काफी देर से देख रहा हूँ, मेरी दुकान के बाहर क्या कर रहे हो? रामू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलता है, सेठ जी, ये आपकी दुकान नहीं, मेरी है। मैंने अभी अभी इसे 400 रुपए में खरीदा है। 400 रुपए? और दुकान? बेटा, किसने बेची तुम्हें? रामू मासूमियत से सारी बात बता देता है, बिरजू का नाम भी। तुम गांव से आए हो ना? जी सेठ जी। और पहली बार शहर आए हो? जी। सेठ कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर दया साफ दिखने लगती है। तो सुनो, शहर में सीधे आदमी के लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ हर मुस्कान के पीछे मतलब होता है और हर मदद के पीछे फायदा। मतलब वो आदमी? वो आदमी नहीं, चोर था, जिसने तुम्हें एक ऐसी दुकान बेच दी जो उसकी थी ही नहीं। ये सुनते ही जैसे रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरे सारे पैसे
मैं तो पूजा के इलाज के लिए लाया था। सेठ रामू को देखता है, उसकी हालत, उसकी सच्चाई सब समझ जाता है। रोने से कुछ नहीं होगा। गलती हो गई, लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। देखो, इस शहर ने मुझसे भी बहुत कुछ छीना है, पैसा, रिश्ते, सब कुछ। आज इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, रामू ध्यान से उसकी बात सुनता है। लेकिन आज तुम्हें देखकर लग रहा है शायद भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। जी। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, यहीं इसी दुकान में काम भी करोगे और पीछे रह भी सकते हो। रामू की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ जाती है। सच में सेठ जी, आप मुझे अपने साथ रखेंगे? ईमानदारी से काम करना, क्योंकि इस शहर में ईमानदार लोग बहुत कम हैं। 5 महीने कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। सेठ जी के घर में काम करते करते रामू अब सिर्फ नौकर नहीं रहा था, बल्कि घर का हिस्सा बन चुका था। सेठ जी उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। रामू भी पूरे दिल से उनकी सेवा करता था। क्या बात है रामू, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? सेठ जी, मुझे आपके पास रहते हुए बहुत महीने हो गए हैं। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहारा दिया, लेकिन अब मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है। क्यों नहीं रामू, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जरूर अपने गांव जाओ, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। सच में सेठ जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे पगले, मैं क्यों बुरा मानूंगा, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम अपने अपनों के पास जा रहे हो। लेकिन क्या सेठ जी? एक बात ध्यान से सुनो रामू, तुम बहुत भोले हो। दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना तुम सोचते हो। यहां हर कोई सच्चा नहीं होता। लोग अक्सर भोले इंसान का फायदा उठा लेते हैं। रामू ध्यान से सुनने लगा। कभी भी किसी की बातों में आकर जल्दी फैसला मत लेना, खासकर गुस्से में तो बिल्कुल नहीं। गुस्सा इंसान से गलत काम करवा देता है। अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाए जिससे तुम्हें दुख या गुस्सा आए, तो पहले रुकना, सोचना, फिर फैसला लेना। जी सेठ जी, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। आपने मुझे सिर्फ काम ही नहीं सिखाया, बल्कि जीना भी सिखाया है। आधी रात का समय था। घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे। लंबा सफर तय करके रामू आखिरकार अपने गांव के बाहर पहुंचा। जैसे जैसे वो अपने घर के करीब आया, लेकिन जैसे ही वो अपने आंगन के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। घर के अंदर से हंसी और बातचीत की आवाजें आ रही थीं। रामू धीरे से दीवार के पास गया और अंदर झांक कर देखा। उसका दोस्त श्याम उसके घर में बैठा था और उसकी बीवी पूजा उसके सामने बैठी बातें कर रही थी। उसे गए हुए इतने महीने हो गए, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया होगा। सच कहूँ तो अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अब आगे क्या करना है। अरे चिंता क्यों करती हो? हम कल ही गांव के मुखिया के पास जाएंगे और उसका घर अपने नाम करवा लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। उस सीधे साधे इंसान के साथ रहकर मैं तो बहुत पछता रही थी। और याद है कैसे हमने उसे बेवकूफ बनाकर गांव से दूर भेज दिया था? वो तो कुछ समझ ही नहीं पाया। वो बेचारा पता नहीं शहर में कैसे कैसे हालात में जी रहा होगा, या शायद मर ही गया होगा। ये सारी बातें सुनकर रामू के दिल में जैसे तूफान आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। गुस्सा उसके सिर पर चढ़ने लगा। उसका मन कर रहा था कि अभी अंदर जाकर सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन तभी उसे सेठ जी की बात याद आई। गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, पहले सोचो फिर कदम उठाना। सुबह होते ही गांव की चौपाल पर हलचल शुरू हो गई। श्याम और पूजा आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचे। मुखिया जी, मुझे लगता है कि रामू शहर में किसी कार एक्सीडेंट में मर गया है। अब उसका कोई नहीं है, इसलिए उसका घर मेरे नाम कर दीजिए। इतने में दूर से एक चमचमाती कार आकर चौपाल के सामने रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से रामू बाहर निकला। साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। श्याम और पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये रामू? पूजा तुरंत रोने का नाटक करने लगी। रामू, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये श्याम मुझे बहला फुसला कर यहाँ ले आया था। अरे ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस
अब एक शब्द भी नहीं। मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरे भरोसे, मेरे प्यार और मेरी सादगी का मजाक उड़ाया। मुखिया जी, ये घर मेरा नहीं रहा। इसे आप किसी अनाथ आश्रम को दे दीजिए। कम से कम वहां किसी का भला तो होगा। फिर उसने पूजा की तरफ देखा। और पूजा, तुम श्याम से प्यार करती हो ना, तो अब तुम उसी के साथ रहो। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर रामू मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। रामू सीधा अपने सेठ जी के पास चला जाता है और सेठ जी को